मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और आप उनको लगातार मेरे कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत हेमंत अत्री जी आपसे मैं करना चाहूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में क्या आखिर खेल हो रहा है? ये जो रूठने मनाने का सिलसिला है, अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया जाता है, मोहन यादव को भेजा जाता है ताकि राव इंद्रजीत जो है उनको मनाया जा सके। अनिल विज मुलाकात करते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर अमित शाह से, और उसके बाद अलग अलग तरह के जो तेवर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक 3 बार हमने देखा, तारीखें भी बदल गई शपथ ग्रहण की और अब 17 तारीख है। क्या ये भी बदलेगी या आपको लग रहा है तब शपथ ग्रहण हो जाएगा? आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि कांग्रेस में बगावत है, कांग्रेस में गुटबाजी है, ग्रुप्स हैं, ये सब तो आप एक मीडिया के धड़े में तमाम खबरें ये देखते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कैसे छुपाई जाती है उन खबरों को, वो भी हमने देखा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और फिर मैं आपका कमेंट महाराष्ट्र और बहराइच में जो हुआ है उस पर भी चाहूंगी। ये जो कुछ हो रहा है हरियाणा के अंदर, ये कोई अप्रत्याशित नहीं। चुनाव के परिणाम जरूर अप्रत्याशित है। ना तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि वो जीत कैसे गए, और ना कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि वो हरियाणा में हार कैसे गए। ये सारा जो घटनाक्रम है, ये एकदम अप्रत्याशित उस रूप में है कि जब अमित शाह को पर्यवेक्षक बनकर आना पड़ रहा है। तो जब से अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाने की ये बात हुई, फैसला हुआ मोहन यादव को, तो तब से तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगातार स्टेट के अंदर फ्लोट कर रही है, लगातार। तो उन सब पे मैं, आपके दर्शकों के लिए जरूरी है वो जानना, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कहीं निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, पंचकुला में ही जहां पर अब ये शपथ ग्रहण होगा, वहीं पर आज से 2-2.5 महीने पहले अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। उसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुआ कि अब अपने क्या, अनिल विज ने अपनी अलग से दुकान खोल ली चुनाव के आखिरी दिन प्रचार के, कि मुझे मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलना अगर पार्टी चाहे तो चूंकि वो पुराने 7वीं बार के एमएलए हैं, सीनियर मोस्ट हैं, तो उन्होंने कोर्ट एंड कोर्ट में ये भी कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे तो पार्टी ने तो पिछली बार उनको मंत्री बनाना भी उचित नहीं समझा था। आपको याद हो, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था 12 मार्च को, 13 मार्च को, तो ये बाइकआउट करके चले गए वहां से। तो इनको ये लगा था कि पूरी पार्टी तुम्हें मनाएगी, आएगी, ये करेगी, क्योंकि चुनाव भी था। लेकिन किसी ने इनको पूछा नहीं और ये अपने घर बैठ गए जा करके। तो एक इन्होंने ये दाव खेला था केवल अपना विधायकी बचाने के लिए, 7वीं बार वो चुनकर आ गए, जैसे भी थोड़े मार्जिन से आगे, जैसे भी आगे। अब आप बात करें तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहली बात यह है कि अनिल विज ने दावा ठोक दिया। उसके बाद क्या है कि जो राव इंद्रजीत है वो दावे ठोक रहे हैं। अरे जो व्यक्ति अपने को इतना सीनियर होने के बावजूद भी, एमपी होने के बावजूद भी, अपने को कैबिनेट मंत्री और ढंग का पोर्टफोलियो नहीं ले सकता, वो बगावत करेगा? आपको लगता है ऐसा? और वो भी भारतीय जनता पार्टी में, मोदी और अमित शाह के सामने। भूल जाइए इस बात को मिश्रा जी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उसमें यह है कि क्या नायब सिंह सैनी का पत्ता कट सकता है? अमित शाह के आने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं। मेरा इन तीनों ही सवालों का जवाब है ना। ये तीनों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बकवास है। अनिल विज केवल कागजों में, मीडिया की सुर्खियों में गब्बर है। जब अमित शाह के सामने बैठेंगे तो आप लिख के रख लीजिए, जब मीटिंग होगी विधायक दल की तो उन्हीं से नाम प्रस्तावित कराया जाएगा उनका, नायब सैनी का। ये होगा, देखिएगा। पिछली बार रामविलास से करवाया था, आपको ध्यान होगा तो। पिछली बार रामविलास शर्मा ने नाम प्रस्तावित किया था। तो ये सारी की सारी पोस्टरिंग और है, और सारी जो ये इनका जो क्या नाम है, राव इंद्रजीत का जो जिक्र है कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, 11 में से 10 जीत के आए हैं, उनका सारा ये पोस्टरिंग केवल अपनी बेटी आरती राव को कैबिनेट मंत्री बनवाने की, इससे आगे कुछ नहीं है। उनकी पूरी सियासत खुद पे और अपने परिवार से लेना देना, उसके अलावा उनको कोई ना तो अहिरवाल से लेना है, ना किसी और चीज से लेना है। ये लगातार दिखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अहिरवाल को क्या मिला? तीसरी बार लगातार बीजेपी के लिए सत्ता का गेटवे कौन बना? अहिरवाल। 11 में से 10 सीटें इस बार फिर मिली। तो ये चीज एक तो समझ लीजिए। दूसरी बात, अमित शाह क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण और निकल के आया कि उन्होंने एनडीए शासित राज्यों की एक मीटिंग बुला रखी है 17 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर। तो 16-17 को वो सारे आ भी जाएंगे, तो उनके साथ बातचीत भी करनी होगी। अंदर की खबर ये भी है। अब जो आपने कहा कि हरियाणा के अंदर खेल देखिए हरियाणा में क्या हुआ है, जो अप्रत्याशित, जो हम लगातार बात करते आ रहे थे। अब सब कहते हैं कि मीडिया का सब खराब था, ये था, वो था। अगर आपने ध्यान किया हो, जब हम बार बार बात करते थे, आप फील्ड में आई थी, तो क्या बात हुई थी हमारी कि इनके मंत्रियों में से कितने जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो 11 में से 9 मंत्री हारे कि नहीं हारे? इनके 8 विधायक, 8 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई?
और अब भी जो इनको सो कॉल्ड मेजोरिटी मिली है, अगर आप देखेंगे तो 9 सीटों का जो मार्जिन है वो 23,000 से नीचे है। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी को 23,000 वोट और रह जाती तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 47 होती। तो ये हालांकि उस बात का कोई अब अर्थ नहीं रह गया, मैं केवल दर्शकों के उसके लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से ये चुनाव हुआ है और कितना करीबी कंटेस्ट था। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और ये भी बता दूं दर्शकों के लिए कि पिछले कुछ दिनों में, और कल लास्ट डेट है उसकी, हरियाणा के 20 निर्वाचन क्षेत्र, 20 विधानसभा सीटों पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं, उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की जो गिनती का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था प्रावधान, 5% तक गिनवा सकते हैं, उसके तहत पैसे जमा करवा दिए हैं। तो अब वो भी एक चीज आएगी खुल करके कि उसके अंदर जो वोट डले हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसका भी खेल समझ में आएगा, अगर चुनाव आयोग ने कोई और फर्दर खेल नहीं किया तो हरियाणा में गेम स्टिल ओपन है। जो अमित शाह के आने का मतलब है बुशरा जी, वो ये है कि सारा काम स्मूथली हो जाए। और असली बात यह है कि चूंकि नायब सिंह सैनी के 9 मंत्री चुनाव हार गए थे, तो इस बार नए नए लोग मंत्री बनेंगे, तमाम लोग नए मंत्री बनेंगे, पिछले तो 2 ही जीते। तो उस सारे खेल को अपने हिसाब से समायोजित करने का और किस तरीके के बगावत के सुर ना आए, उसको चेक करने के लिए अमित शाह को इस मीटिंग में बिठाया जाएगा, विधायक दल की मीटिंग में। और उनकी मौजूदगी मात्र से आप देखिएगा अनिल विज तो चूम ही नहीं करेंगे, और राव इंद्रजीत का तो आप देखिएगा कभी कुछ बोल ही नहीं सकते वो लोग। वो केवल और केवल उनकी बेटी मंत्री बन जाए, उनका सारा यही तक है। एक आध चेला और मंत्री बन जाए, 1-2 मंत्री अग्रवाल से, 1 मंत्री या 2 मंत्री, उनका पूरा फोकस अपनी बेटी के लिए है। तो अमित शाह का यहां पर आना केवल एक ही चीज दिखाता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज, सामान्य परिस्थितियां नहीं है। अमित शाह केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के गृह मंत्री भी है। और गृह मंत्री का किसी प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के जाना, ये बहुत अप्रत्याशित और बहुत बड़ी चीज है, बहुत नई चीज है। इसमें कोई भी चीज जो है, इनके केवल बैठने मात्र से वो सारे जो इश्यूज हैं वो अपने आप ही सेटल हो जाएंगे बिना किसी कोशिश के, जिसकी कहीं ना कहीं चिंता सताई जा रही है। वैसा कुछ भी नहीं है, ना इंद्रजीत कुछ करेंगे ना अनिल विज कुछ करेंगे। केवल कैबिनेट में कौन कौन आए, वो अपने हैंडपिक्ड लोग आ पाए, जिसको दिल्ली चाहती है, जिसको संघ चाहता है, वो स्मूथली चले जाए, कोई शोर शराबा ना हो, उस सब के लिए केवल अमित शाह का आना है। इसके अलावा और कोई इसमें फर्दर कोई चीज बड़ी नहीं है। नहीं बुशरा जी, मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ पूरे तरीके से कि जब तक ये इस तरीके के ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे और जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ है, इसके बाद तो चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप पूरे हरियाणा में घूमे, चौधरी पुष्पेंद्र जी सारे में घूमे, हम सारे धक्के खा रहे थे यहाँ पर। कहीं आपको ये दिखा कहीं पर कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब भी हो सकती है? सपने में भी सोच सकते थे क्या वो? प्रधानमंत्री गायब, मनोहर लाल 9.5 साल के जो सीएम थे उनको छुपा छुपा के जिस तरीके से वो किया गया, कहीं पर कोई जमीन पे कोई वो नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरीके का ये मैंडेट आया है और तमाम तरह की चीजें, मतलब इसमें सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, ये सब बकवास की बात है। एक्चुअल खेल ये हुआ है कि मैं पहले दिन से आपको आगाह कर रहा था, बहुत पहले से, कि ये सारा गेम डेटा मैनिपुलेशन का है, जो ये ईवीएम के थ्रू करते हैं। इनके पास पूरे देश के एक एक बूथ का पिछले 20-20, 25-25 साल का वोटिंग पैटर्न है हर बूथ का, और उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली सारे का सारा कर रखा है। ये कहते हैं कि हमारी रणनीति थी, ये कहती थी हमारी बैकडोर स्ट्रेटजी है, ये कहते हैं गुटबंदी होगी, गुटबाजी होगी, सब बकवास की बात। ये सारे का सारा खेल बैकरूम बॉयज के से बात, इस बात की जांच हो जाए तो आपको यहाँ का नहीं, तमाम स्टेट्स के अंदर। अब मुझे ये बताइए, हरियाणा जैसी वाइब्रेंट स्टेट है, चौधरी साहब ने भी बहुत चुनाव देखे होंगे यहाँ, जब भी कोई सरकार आती है या दोबारा चुन के आती है या सरकार सत्ता से बाहर होती है, कैसा माहौल होता है? जुबिलेंट माहौल होता है ना, पूरा मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कहीं पर कोई जनसभा जुलूस करते हुए देखा है? विजय जुलूस क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में देखा था, छत्तीसगढ़ में देखा था, और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पहले से ये कह रहे थे। देखिए, जिस दिन काउंटिंग हुई, 2 बातें बड़े ध्यान से रखने की, सुनने की। एक तो उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में चुनाव जीतेंगे, तो छत्तीसगढ़ की तर्ज आपके सामने आ गई कि अगेंस्ट पॉपुलर मैंडेट हम जीतेंगे। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हम हारते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो जब आप इतना भरोसा था, छत्तीसगढ़ का सारा मॉडल आप लागू कर चुके हैं, तो फिर हार की बात क्यों आई? क्यों कहीं ना कहीं मन में था कि खेल हो पाया कि नहीं हो पाया? मुझे 100% ये लगता है बुशरा जी कि जिस तरीके से ये हरियाणा में किया गया है, हरियाणा के बारे में हम बार बार क्या कहते थे आपको कि मोदी और शाह ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हरियाणा को वो हार जाए। किसान जिस तरीके से बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और उनका दिल्ली पे जिस तरीके जाने की बात है, ये झेल ही नहीं सकते उस बात को।
तो इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़ेगा। इनके जो तमाम डॉगी चैनल्स हैं, वो कोई सवाल ये पूछ रहा है कि 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 17 को शपथ क्यों होगी? किसी ने पूछा? और कांग्रेस की सरकार होती, मान लीजिए, और 8 तारीख को रिजल्ट आया होता, तो 10 तारीख से डॉगी मीडिया क्या कर रहा होता? तो ये बेसिकली क्या है कि ये यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूम। इनके पास जो स्थितियां हैं, चुनाव आयोग कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था कि कोई भी जो सेकंड और थर्ड नंबर पे हारा हुआ व्यक्ति है, वो 5% तक ईवीएम की और वीवीपैट की मैचिंग की बात कर सकता है पैसे जमा करा के। तो उस आपको ध्यान होगा, तेलंगाना में एक व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति ने अप्लाई किया बाकायदा, तो उसको कहा कि हम ये वीवीपैट और ये मैच नहीं कराएंगे, हम डमी पोलिंग करा देंगे। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डर रहे वो। अब हरियाणा के अंदर 20 सीटों के ऊपर तमाम कैंडिडेट जो हारे हैं कांग्रेस के, उन्होंने वो चैलेंज किया है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के तहत। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वीवीपैट की मैचिंग कराएंगे उससे। मुझे तो शक है, क्योंकि तेलंगाना में नहीं करवाया तो यहां भी नहीं कराएंगे, और कौन पूछ रहा है? तो ये सारी स्थितियां बुशरा जी ऐसी हैं कि पूरे देश को इन्होंने अपनी बपौती समझ लिया है। कोई भी चुनाव हो, जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं, और केवल मैनिपुलेशन बीजेपी के पक्ष में नहीं होती, बहुत सारी जगह पे इसको दूसरा खेल भी किया। सोनीपत की 6 में से 5 सीट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा माहौल था कि आप तो गई थी वहां, तो वहां क्या किया गया है, वहां वो मैनिपुलेशन जो इंडिपेंडेंट्स बागी थे उनके पक्ष में करवा दिया गया। वोट तो अल्टीमेटली कांग्रेस ही कटनी चाहिए, तो उसका इनडायरेक्ट लाभार्थी बीजेपी हो जाएगी। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद पैसा जो कुछ भी है, सब कुछ लगा करके लोकतंत्र को बिल्कुल एक तरीके से बंदी बना लिया है। और ये जो ईवीएम के अंदर सॉफ्टवेयर है ना, इस पे भी मुझे शक है। जब भी कभी इसकी जांच होगी, तब कभी जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो चुनाव आयोग इस पे कुछ कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम साक्ष्यों पे जाने के बावजूद भी कुछ नेट आउटपुट आ नहीं रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता का राज है, जो लगातार देश में आपको दिखती है। ये कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये तो इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा।